Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have the sixth lecture of linear algebra. So, as per routine, before starting the lecture 6, let us recall some important concepts of the previous lecture. One thing we discussed in the previous lecture is the spanning set of the given vectors. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो स्पैनिंग सेट पे था लास्ट लेक्चर में. व्हाट इज़ द स्पैनिंग सेट ऑफ द गिवन वेक्टर्स, तो हमने उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया था, डेफिनेशन को हमने किस तरह से उसको रिलेट किया था अपने प्रीवियस टॉपिक्स के साथ. अभी तक हमने जो किया कि अगर हमें कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज़ कंसिस्टेंट सिस्टम, व्हाट इज़ इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियसली. उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई वो था लीनियर कॉम्बिनेशन, कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है. फिर हमने स्पैनिंग सेट को इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास हमने रिलेट किया स्पैनिंग सेट को और लीनियर कॉम्बिनेशंस को, और उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि बेसिकली आपके पास जितने भी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनसे जो जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो सब के सब स्पैनिंग सेट में आते हैं. तो इस तरह से हमारे पास ईच लीनियर कॉम्बिनेशन इज़ अ सबसेट ऑफ दैट स्पैनिंग सेट ऑफ द गिवन वेक्टर्स. तो हमने ये फिर इसके बाद हमने ये बात बोली कि अगर हम स्पैनिंग सेट ऑफ द गिवन वेक्टर्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि क्या जो कोई भी वेक्टर आपको गिवन है वो स्पैनिंग सेट में लाई करता है या नहीं करता, या फिर हम ये कहें फॉर एग्जांपल वो वेक्टर हम उसको बी से या वेक्टर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या वो जो गिवन वेक्टर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, या फिर क्या जो सिस्टम है जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हम जो सिस्टम से लीनियर इक्वेशन से जब हम उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो इन तीनों चीज़ों को हमने आपस में रिलेट किया था और हमने कहा था कि ये इनफैक्ट ये एक ही चीज़ है. उसके बाद हमने स्पैनिंग सेट की ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन देखी थी कि अगर स्पैनिंग सेट में एक वेक्टर आएगा तो हमारे पास अगर वी बिलोंग कर रहा है R2 से तो 2D में हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आएगा. अगर वो 3D से बिलोंग कर रहा है तो 3D में हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आएगा. इसी तरह से स्पैनिंग सेट ऑफ U एंड V जब हमने बात की थी तो हमने इस पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी, दैट वाज U shouldn't be the multiple of V or V shouldn't be the multiple of U. Both are the basically same things. In short we can say that U and V shouldn't be the multiples of each other. तो ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि क्योंकि उसके बाद अगर ये मल्टीपल्स बनते हैं तो इनफैक्ट फिर ये स्पैनिंग सेट हमारे पास इफ़ यू एंड वी आर द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर देन दिस स्पैनिंग सेट ऑफ यू कॉमा वी इज़ इनफैक्ट द स्पैनिंग सेट ऑफ वी. तो वो आपके पास सिंगल वेक्टर वाली बात हो जाती है. अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिमार्क में है वो यही चीज़ है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम ये कहते हैं गिवन वेक्टर बी इज़ इन अ स्पैनिंग सेट ऑफ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स द सेम एज आस्किंग वेदर द वेक्टर इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन, या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो आपको इससे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है हैज़ अ सॉल्यूशन, या आप कहें कि इज़ कंसिस्टेंट. तो बेसिकली ये एक ही चीज़ है जो पूछी जा रही है. तो ये रिकॉल है हमारा लास्ट लेक्चर का. अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जो हमने स्पैनिंग सेट डिस्कस किया था तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है. लेट ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, दिस कॉलम मैट्रिक्स. बी वेक्टर आपके पास इसके इक्वल है. इज बी इन द स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए. कॉलम्स ऑफ ए को हम कह देते हैं इफ़ दिस इज़ A1 वेक्टर, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3. तो हम इनफैक्ट क्या कह रहे हैं कि B बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ A1 एंड A2 कॉमा A3. क्या B इससे बिलोंग करता है? एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है.
दूसरा ये पूछा जा रहा है शोड एट द सेकंड कॉलम ऑफ ए। सेकंड कॉलम हमने क्या कहा है, अगर हम इसको A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो A2 इज इन द स्पैन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, मींस के हम ये कहेंगे A2 कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 एंड A3 वेक्टर्स। तो ये बी पार्ट है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास अब अगर हम कह रहे हैं बी बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ A1 A2 A3 जो कि हमें फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली प्रूव करना है, तो हम कह रहे हैं इनफैक्ट ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। अब सॉल्व करने के लिए वही हमारा प्रोसीजर है, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, ये लास्ट कॉलम हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए में जब हम ये लास्ट कॉलम डालेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। उसी तरह से हम बेसिक रो ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पिवट पोजीशंस को भी थोड़ा थोड़ा आप साथ देखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप 1 में अगर मैं यहाँ पे R1 और R3 को मैंने इंटरचेंज किया, अगर मैं नहीं भी इंटरचेंज करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इन चीज़ों से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये अपनी चॉइस होती है। जब हम बात करते हैं एचलॉन फॉर्म की तो अपनी चॉइस होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे यहाँ पे फर्स्ट पिवट पोजीशन है, तो एचलॉन फॉर्म में कैन बी अदर देन 1 नॉन ज़ीरो वैल्यू, कि यहाँ पे एक तो नॉन ज़ीरो वैल्यू होना मस्ट है और ये 1 के अलावा भी आपके पास कुछ हो सकती है, और 1 अगर हो जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे इंटरचेंज करके देन फिर मैंने 1 से बिलो मैंने यहाँ पे 0 0 में मैंने कन्वर्ट किया बेसिक रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए, और फिर इसी तरह से फाइनली मैं यहाँ तक पहुँची। मैंने सारे ऑपरेशंस यहाँ पे मेंशन कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो लास्ट कॉलम है इसमें हमारे पास पिवट आ गई है। लास्ट रो में हमारे पास पिवट आ गई है। तो पिवट कॉलम हमारा लास्ट कॉलम भी बन रहा है, जिसको हमने राइट साइड है हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो पिवट यहाँ पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, हर रो की अपनी पिवट होनी चाहिए, रिपिवट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो लास्ट हमारे पास पिवट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब पिवट आपके पास राइट साइड पे इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की राइट साइड वाले कॉलम में आती है तो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है नो सोल्यूशन वाली और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ A1 A2 A3। तो ये बी बिलोंग नहीं कर रहा स्पैनिंग सेट ऑफ A1 और A2 कॉमा A3 में। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है शो दैट द सेकेंड कॉलम ऑफ ए इज़ इन द स्पैन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, कि हमें ये शो करना है कि जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम हमारे पास ये बनता है, दिस इज़ A2, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ A3। तो हमारे पास ये जो सेकेंड कॉलम है इट कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कॉलम्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, A2 इज़ इक्वल्स टू 0 A1, कि अगर हम A1 और A3 के साथ जो वेट्स हैं उनको ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दें, और A2 के साथ जो वेट है जिसको हम X2 या C2 हम कह रहे हैं A2 वेक्टर के साथ, उसको हम 1 वैल्यू असाइन कर दें तो A2 इज़ इक्वल्स टू A2 बनता है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं द वेक्टर A2 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वैक्टर्स A1 A2 एंड A3। इसी तरह से अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वो कहे कि शो दैट द फर्स्ट कॉलम ऑफ A इज इन द स्पैन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A, या थर्ड की बात करें तो देखें A1 इज इक्वल टू A1 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ और इसी तरह से A3 को भी बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, इफ़ ए इज़ एन एम क्रॉस। अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें भी बेसिकली हम उसी साइड पे ही जाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास है मैट्रिक्स इक्वेशन, कि वो हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम लोग पास्ट में जब हमने क्रैमर रूल्स किया था और हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, तो हम इसको जब भी लिखते थे तो हम इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखते थे। तो हम इस तरह से इसको लिखते थे।
अब ए में हमारे पास यहाँ पे ए तो हमारा ए मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा में इस एक्स को वेक्टर का नाम दे रहे हैं और इसको हम स्मॉल कैपिटल बी की जगह पे स्मॉल बी लिख रहे हैं। यहाँ पे भी हम कॉलम, इस बी मैट्रिक्स, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हम वेक्टर का नाम दे रहे हैं और यहाँ पे भी हम। अब हमें करना ये है कि बेसिकली हमने ए एक्स वैक्टर इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स वैक्टर इक्वल्स टू बी वैक्टर। इफ़ ए इज़ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स एन है विद कॉलम्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स के अंदर हर कॉलम को हम A1 A2 अप टू ए एन का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एन कॉलम्स हैं। इफ़ एक्स वैक्टर इज़ इन आर एन, अब ये जिसमें हमारे पास वेट्स आ जाते हैं x1 x2 अप टू xn, ये हमारे पास x वेक्टर है। अगर ये आर एन से बिलोंग कर रहा है मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है हमारे पास n, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस 1। देन द प्रोडक्ट ऑफ a एंड x डिनोटेड बाय a x, x इज अ वेक्टर, matrix A and the vector x denoted by a x vector is the linear combination of the columns of A using the corresponding entries in x as weights। तो वो कह रहा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये देखें यहाँ पे इसने ए मैट्रिक्स की जगह पे फर्स्ट कॉलम को A1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, A2 अप टू AN, तो यहाँ पे सारे वेट्स आ जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें A1 को x1 के साथ प्लस, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स का की मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो इसी तरह से ही मल्टीप्लाई होते हैं, A2 x2 अप टू सो ऑन AN xn के साथ। लेकिन अब एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि AX की मल्टीप्लिकेशन, अगर आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि x भी इनफैक्ट हमारे पास है तो मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि हम टू मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ए मैट्रिक्स यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसका हमारे पास ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अगर हम एक्स वेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास इनफैक्ट कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास है एन क्रॉस वन। यहाँ पे n रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को, और यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को। तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, वो सेकंड मैट्रिक्स जिसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी नंबर ऑफ रोज दोनों का सेम होना मस्ट है। तो देखें यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास कॉलम्स इसके n बन रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके पास n बन रही हैं। अब ये जो रिजल्टिंग आपके पास मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर आपके पास होता है m क्रॉस 1। तो अब हमारे पास जो राइट साइड है जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आपके पास ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉलम्स तो हमें नज़र आ रहे हैं n है, m क्रॉस n मीन्स m हमारे पास रोज हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस 1 होगा, m क्रॉस 1। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास A1 है वेक्टर, A2 अप टू AN वेक्टर्स हैं, तो उसमें जो ईच वेक्टर है A1, इसमें आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, m एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। रिमार्क क्या है, AX इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इक्वल्स द नंबर ऑफ एंट्रीज इन X। तो आप कहेंगे कि तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब ये नंबर ऑफ एंट्रीज इन X बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रोज इन एक्स, एंट्रीज और रोज सेम मीनिंग्स है कि आप जैसे देखें ना 1 2 अप टू एन, एन एंट्रीज हैं हमारे पास, तो हम ये कहेंगे कि 1 2 अप टू एन ही हमारे पास रोज हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। हम ए और एक्स को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए को कॉलम मैट्रिक्स जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है एज अ वेक्टर, हम उसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास इस एग्जांपल में सबसे पहले तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी कि क्या हमें जो कहा गया है ए एक्स पॉसिबल भी है, मीन्स के क्योंकि एक्स हमारे पास है तो इनफैक्ट मैट्रिक्स, बेशक वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो ए एक्स हम तभी लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ बी, हम इसे कह सकते हैं जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगी उस जब हम
इस पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, इसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 आ रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अगर देखिए हमें इसका ऑर्डर पता है ना, तो हमें एक्स का भी ऑर्डर और बी का भी ऑर्डर इजीली हम जज कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक्स में आपके पास जिसमें वेट्स आते हैं एक्स वेक्टर, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 होगा, और जो रिजल्टिंग आपके पास बी वेक्टर आता है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होना मस्ट है। तो हम यहाँ पे इसका ऑर्डर देखें, इसमें 3 एंट्रीज हैं, इन अदर वर्ड्स 3 हमारे पास रोज हैं, तो ये देखें 3 और 3। नंबर ऑफ columns in matrix A should be equal the number of rows or number of entries in the vector X. Resulting देखें ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 1, ये आपके पास इसका ऑर्डर बनना चाहिए 2 क्रॉस 1। ठीक है, इसका ऑर्डर ये होगा। अब ये जो मिडल में जो स्टेप हुआ है इसको ज़रा आप देख लें, तो ये क्या है, ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इट मींस कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आ गया है, वेक्टर आ गया है। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज बी और ये आपके पास ए एक्स है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो गई है, ये हमारे पास आंसर है, बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। इसको आप A1 कह दें, A2 कह दें, A3 कह दें। तो ये बेसिकली, और ये 4, 3 एंड 7 आपके पास वेट्स हैं, X1, X2, X3 जिसको हम अननोन्स बोलते हैं, और ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर A1, वेक्टर A2, A3। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कि अगर आप सोल्यूशन कैसे आप चेक करेंगे, कि जैसे आप यहाँ पे तो खैर हमें वो उन्होंने सोल्यूशन 4, 3, 7 दे दिया, यहाँ पे X1, X2, X3 आपके पास होता अननोन्स, तो आप 3, 6 को इसकी राइट साइड को यहाँ पे आप फोर्थ कॉलम बना के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके सॉल्व करते, तो अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता तो हम कहते कि ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हम ये भी कहते हैं कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी बनता है, फिर हम ये भी कहते हैं कि स्पैनिंग सेट में भी आता है। तो सेम आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ये भी आपको बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल करनी है, इसमें भी आप ऑर्डर चेक करें। इसका ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 बन रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 बन रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इसे स्पैनिंग सेट की फॉर्म में द कॉलम्स ऑफ इस ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, अगर मैं कहती हूँ, मैं इसको कहूँ कि क्या बी स्पैन करता है ए कॉमा A1 वेक्टर कॉमा A2 एंड A3, तो बी बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, R2 से। मींस के ये जो हमारे पास कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए हैं, ये R2 को ही स्पैन करेंगे। अब हम अगर फॉर एग्जांपल मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपने ये जो मैट्रिक्स आपको ए गिवन है, इसके कॉलम्स A3 को स्पैन करते हैं, तो हम आंसर मेरा क्या होगा, नो, R3 को ये स्पैन नहीं करते, ये R4 को स्पैन नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ R2 को स्पैन करेंगे। मुझे कैसे, ये फ़ौरन से अगर मुझे जज करना है, अगर मुझे एक लाइन में आंसर लिखना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं फ़ौरन से इसकी नंबर ऑफ रोज़ चेक कर लूँगी। 2 रोज़ हैं तो ये R2 को स्पैन करेगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें भी आप बिल्कुल यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे स्पैनिंग के लिए, कि अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3 है, तो इसको R3 को स्पैन करना चाहिए। ये A1 कॉलम, ये A2 आपके पास है, इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इसका ऑर्डर चेक करें, 3 क्रॉस 2 है, तो अब यहाँ पे ये 2 क्रॉस 1 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, फिर हमने इसे सॉल्व किया है फर्दर। तो हमारे पास रिजल्टिंग जो आपके पास वेक्टर आएगा या कॉलम मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आपके पास, आप यहाँ से देखेंगे 3 क्रॉस 1, ये आपके पास इसका ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 1। तो हम क्या कहेंगे कि कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर मैंने स्पैनिंग सेट, क्योंकि स्पैनिंग सेट थोड़ा सा यही चीज़ स्टूडेंट्स इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कि मैं कहूँगी कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए which belongs to R3 spans R3, R3 को
स्पैन करेंगे क्योंकि ईच कॉलम में 3 एंट्रीज हैं। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे स्पैनिंग सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है और ये बिलोंग कर रहे हैं आर एम से। आर एम का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास हर वेक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, जो नंबर ऑफ रोज हैं, वो एम होंगी और कॉलम्स अगर 3 वेक्टर्स हैं तो 3 ही कॉलम्स होंगे। Write the linear combination 3v minus 5v2 plus 7v3 as a matrix times a vector। ये आपके पास है मैट्रिक्स इक्वेशन जो होती है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। तो अब देखें हमें ये इक्वेशन अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें पता है v1 v2 v3 क्या होगा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के कॉलम्स बनेंगे, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम्स, ठीक है। और x जो है वो हमारे पास अब क्या होगा, यही जो वेट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 माइनस 5 7, ये हमारे पास x वेक्टर हो जाएगा। बस हमने सिंपल यही, हमने जब हमें a का पता चल गया, x का पता चल गया, x वेक्टर का, a मैट्रिक्स का, हम इसको इस तरह से लिखेंगे ax इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज b। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर ax इक्वल टू b। अब आपने जैसे लास्ट एग्जांपल में किया, यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली वही काम करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लास्ट एग्जांपल में और इस एग्जांपल में जो छोटा सा डिफरेंस था वो ये था कि आपको जो A1, A2 और A3 गिवन था लास्ट एग्जांपल में, जैसे हमने उसको V1, V2, V3 बोला था, जो वेक्टर्स हैं ये आपके पास बस इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन थी कि इसकी एंट्रीज हमारे पास, नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास m आ रही हैं, इसके अलावा हमें वो गिवन नहीं था। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में ये है कि आपको गिवन भी है। जैसे आप इसको A1 कह रहे हैं तो A1 के हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, 2 माइनस 6, तो ये हमें हमें खुद ही पता चल जाएगा कि A1 बिलोंग कर रहा है R2 से, और इसी तरह से -1 एंड 3 ये भी R2 से बिलोंग कर रहा है, और 1 माइनस 2, तो ये तीनों वेक्टर्स R2 से बिलोंग कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास x1 x2 x3 क्या है, हमारे पास ये वेट्स हैं, एंट्रीज ऑफ द वेक्टर वेक्टर x, सॉरी, एंट्रीज ऑफ द वेक्टर एक्स। तो अब जब आप, और ये क्या है राइट साइड, ये हमारे पास बी वेक्टर है। ए एक्स इक्वल्स टू बी बनाने के लिए हमने ए को सेपरेट किया, एक्स को सेपरेट किया, बी को सेपरेट किया। मैंने साथ ही इसके ऑर्डर्स मेंशन कर दिए हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 रोज हैं, 2 क्रॉस 3 बनेगा, ये 3 क्रॉस 1 होगा। तो रिजल्टिंग मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास ये किसको, अगर हम स्पैनिंग सेट की फॉर्म में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 2 को स्पैन, R2 को स्पैन कर रहा है। कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्पैन आर टू, ये आर टू को स्पैन कर रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी आंसर कर सकती हूँ कि बी कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1, A2 एंड A3, ये भी मैं आंसर कर सकती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर ये जो है वो इसको बी को स्पैन कर रहा है, तो अगर ये बी को स्पैन कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा हमें, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम देखें। इफ इज एंड, अब ये यहाँ पे ये वही चीज़ है इस थ्योरम में, बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, उसने जितना हमने पढ़ा है, हमें हमने 3 से 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, उसको वो आपस में रिलेट कर रहा है। अब जैसे एक चीज़ हमने क्या डिस्कस की, अभी हमने रिसेंटली जो की है इसी लेक्चर में, वो है ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, विद कॉलम्स। वो कह रहा है कि ए के जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास ये बनेंगे, A1 अप टू AN। एंड इफ बी इज इन RM, द मैट्रिक्स इक्वेशन AX इक्वल्स टू B हैज द सेम सॉल्यूशन सेट एज द वेक्टर इक्वेशन दिस। ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, which in turn has the same solution set as the system of linear equation whose augmented matrix is this। तो अब ये तीसरी बात यहाँ पे ये कर रहा है इस थ्योरम में कि जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सोल्यूशन है, वही बेसिकली आप कहेंगे कि उसी सोल्यूशन पे इसका आंसर भी डिपेंड कर रहा है, इसका आंसर भी डिपेंड कर रहा है। और इसमें एक चीज़ जो उसने मेंशन नहीं की, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो फिर हम साथ ये भी कहेंगे कि बी बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ A1, A2 अप टू AN, ठीक है। तो मैं साथ ये भी मेंशन कर दूंगी।
existence of solution. The equation ax equals to b has a solution if and only if b is a linear combination of the columns of a. इसने यही वही बात कर दी है कि linear combination, ये जो हमारे पास linear combination बना हुआ है columns of a का, तो इसमें बेसिकली देखें ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये अगर इसमें से एक ट्रू है तो बाकी सारी की सारी ट्रू हैं, अगर एक फॉल्स है तो बाकी सारी की सारी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी। लेकिन आपसे अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो आपने उसी तरह से आंसर करना है। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में क्वेश्चन कर रहा है तो आप उस तरह से आंसर करेंगे। अगर वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे कि हमारे पास लास्ट रो में जो लास्ट कॉलम है उसमें पिवट नहीं आनी चाहिए, या लास्ट रो में हमारे पास पिवट इस पोजीशन पे ना आए। और फिर उसके बाद स्पैनिंग सेट का भी आप उसी तरह से आंसर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड, कंप्यूट ए एक्स। ये भी आपने सिंपल क्या करना है कि एक्स उसने आपको बता दिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है आपके पास, ए आपको गिवन है। आपने सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि उसका आप रूल चेक करेंगे कि क्या ए और एक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो एक स्टेप में ये देखें, ये यहाँ पे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, कि हम correspondingly कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वन को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट वेट को फर्स्ट कॉलम के साथ, प्लस सेकंड वेट को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड वेट को थर्ड कॉलम के साथ। और ये इस तरह से लिखने के बाद ये लीनियर कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं हमारे पास। अगर वो ये कहता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो यहाँ तक इनफ होगा। अब वो कह रहा है ए एक्स कंप्यूट करें तो एक स्टेप हम और कर लेंगे। इसमें मैंने वैसे एक स्टेप किया, आप इसमें टू स्टेप्स भी कर सकते हैं कि स्टेप वन में आप एक्स वन से इसको मल्टीप्लाई करें, इसको एक्स टू से करें, इसको एक्स थ्री से करें, देन आप इसको ऐड करके फाइनल आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें हमने बस ऑर्डर बताना है। जो चीज़ मैं आपको लास्ट एग्जांपल में साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं साथ साथ मेंशन कर रही हूँ। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर एक्स इफ ए इज इक्वल्स टू दिस। अब देखें इसमें आपने वेक्टर एक्स का ऑर्डर बताना है। मैंने आपको बताया आपको ए गिवन है, आप एक्स का भी ऑर्डर बता सकते हैं, आप बी का भी ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 2 बन रहा है तो एक्स जो है वो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 1। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हम फिर बोलेंगे कि एक्स वेक्टर बिलोंग्स टू R2। तो ये सिंपल, बस ये इतना सा इसका आंसर है। ये रिमार्क है वो उसमें यही कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री की बात कर रहा है। इफ द प्रोडक्ट ए एक्स इज डिफाइंड देन द ith एंट्री इन ए एक्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फ्रॉम रो आई ऑफ ए एंड फ्रॉम द वेक्टर एक्स। या आप वो जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की अगर फर्स्ट एंट्री है तो वो फर्स्ट वेट के साथ मल्टीप्लाई होगी और इसी तरह से ये ऐड होती जाएंगी। तो ये यहाँ पे तो ith की वो बात कर रहा है कि ith एंट्री की आप बात करते हैं इन जनरल, तो वो बेसिकली ith रो के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद ऐसे ही आप इसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपको गिवन है, वी हैव दिस मैट्रिक्स एंड एक्स वेक्टर and this is b vector, use this fact and no row operation। अब आपने यहाँ पे कोई रो ऑपरेशन नहीं करने, डायरेक्ट आंसर करना है। टू फाइंड द स्केलर c1 c2 c3 सच दैट, बेसिकली यहाँ आपको आपने यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि क्या क्या अब आप इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि आप डायरेक्टली जज कर लें कि ये c1 c2 c3 इनमें से कहाँ से आपको फाइंड करना है। उसने आपको ए मैट्रिक्स भी दे दिया, एक्स वेक्टर भी दे दिया, बी वेक्टर भी दे दिया है। तो हमें पता है कि ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास c1 c2 c3 ये वेट्स हैं। अगर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस मैट्रिक्स को लिखते हैं तो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड है। तो अब ये देखें आपके पास c1 c2, आपने बेसिकली फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई किया, -3 के साथ। तो इट मीन्स कि c1 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू -1 है और c3 की वैल्यू आपके पास 2 है। तो इस जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर सिंपल आपने लिखना है सोल्यूशन में, c1 is equals to -3, c2 equals to -1, c3 equals to 2। बस आपका आंसर आ जाएगा। Let u is the given vector this, v is this, w is vector is this. It can be shown that 2u minus 3v minus w equals to 0 vector. Use this fact to find the values of x1 and x2 that satisfies the equation। अब इसने आपको देखे अभी यहाँ तक जब क्वेश्चन को कंप्लीट करता है हमें यहाँ तक नहीं पता कि बेसिकली यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे W कैन, अब इसमें 3 ऑप्शन हैं। W कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V, ये भी हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं U कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V एंड W।
हम ये भी कह सकते हैं वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड डब्ल्यू। लेकिन इसने जो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें यूज दिस फैक्ट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जब उसने ये आपको दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब बेसिकली हम u और v को w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। w आपका राइट साइड पे आएगा। तो अब ये देखें, अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, x1 और x2 फाइंड करना है। तो अगर आपको x1 और x2 फाइंड करना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली हम अगर हम इसको ही ऑब्जर्व करें तो अगर ये w आपके पास राइट साइड है जिसको हम b बोलते रहे हैं, b वेक्टर, जैसे ये वाला b वेक्टर है, और a के जो कॉलम्स हैं आपके पास वो u वेक्टर एंड v वेक्टर, ये दोनों कॉलम्स बन जाएंगे। तो ये 2 और -3 क्या है, आप ये हमारे पास वेट्स हैं, वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ x1 इज 2 एंड वैल्यू ऑफ x2 इज -3। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेट A matrix is this and B vector is this. Is equation AX equals to B consistent for all possible values of B1, B2, B3? ये मैंने वैसे मेंशन कर दिया, ये आपके थोड़ा सा लास्ट लेक्चर से भी रिलेट कर रहा है। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लें। सिर्फ इसमें यह है कि B1, B2, B3 इन तीनों की वैल्यूज़ आपके पास जनरल वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन बेसिक रो ऑपरेशंस वही यूज़ होंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके आप इसको सॉल्व करें। ये मैं थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए मेंशन करती हूँ कि ताकि आपकी रो रिडक्शन मेथड की बार बार प्रैक्टिस हो। मैंने आपको बताया ये थ्रू आउट द लीनियर अलजेब्रा आपने एंड तक इस मेथड की आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। क्योंकि अब देखें, अब जब आपने फर्स्ट टॉपिक किया था तो आपने यहाँ पे गॉश एलिमिनेशन मेथड सिंपल अप्लाई किया था। इससे आगे अब आप देखें तो इससे आगे जब गॉश एलिमिनेशन मेथड है तो उस इस मेथड से आप फर्दर देखें तो आगे जो चीज़ आप बता रहे हैं फर्स्ट पे आपको ये करना है। गॉश एलिमिनेशन मेथड उससे ही आप आंसर्स आगे कर रहे हैं कि हाँ जी ये स्पैनिंग सेट में भी आते हैं कॉलम्स, ये ऐसे भी होता है, ये x इक्वल्स टू बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ना, ये अब यहाँ पे क्या आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद सेकंड में क्या आया, हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। कंसिस्टेंट सिस्टम के कंसिस्टेंट होने पे और इनकंसिस्टेंट होने पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो ये वाली पिवट पोजीशन डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पिवट अब यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे पिवट नहीं आ रही। अगर यहाँ पे थर्ड में पिवट आ जाती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशंस लगा देंगे। हम कहेंगे अगर ये चीज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये सिस्टम जो है वो इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और अगर ये इक्वल टू जीरो तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा ये थ्योरम देखें, इसमें हम लोगों ने अब जितना भी हमने अभी तक हम पढ़ चुके हैं हमने उसे इस पूरे थ्योरम में हमने इस चीज़ को कंबाइन कर दिया है। Let A be an M cross N matrix, then the following statements are logically equivalent. That is, for a particular A, either they are all true statements or they are all false. तो या तो ये सारे की सारे ट्रू हैं या फिर सारे की सारी फॉल्स हैं। For each vector B in Rm, the equation Ax equals to B has a solution. For each B in Rm, the equation Ax equals to B has a solution. इसमें देखें अब वो बी कह रहा है कि जो राइट साइड है वो किससे बिलोंग करेगी। अब अगर इसका ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है तो बी आर एम से बिलोंग करेगा। एक्स जो है वो उसका ऑर्डर एन क्रॉस वन होगा, और जो आपके पास बी राइट साइड आएगी इसकी उसका वो आर एम से बिलोंग करेगी, उसका ऑर्डर एम क्रॉस वन होगा। तो वो कह रहा है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकेंडली वो कह रहा है ईच बी इन आर एम इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। फिर इसके अलावा वो कह रहा है आर एम को स्पैन करेगा। फिर वो कह रहा है ए एज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कह रहा है कि एक ए में ही आपके पास सारी रो के अंदर, अब देखिए ना अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एम है तो एम पिवट पोजीशंस आनी चाहिए, लेकिन अब देखिए पिवट पोजीशन आपके पास बी में भी आ सकती है। तभी उसने मेंशन किया है कि यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात नहीं की उसने उसने कहा है कि ए मैट्रिक्स जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह रहे हैं इसमें सारी पिवट्स आनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह देता तो फिर ये स्टेटमेंट इनकी इक्विवेलेंट ना होती, क्योंकि हमें पता है कि पिवट बी में भी आ सकती है। तो जहाँ से नो सोल्यूशन या सिस्टम इनकंसिस्टेंट होने का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो ए हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो। तो एम पिवट्स अगर आपके पास हर रो में आ जाती हैं तो फिर बी आपके पास जो बी कॉलम है उसमें कोई पिवट इन्वॉल्व नहीं होगी। तो वो कह रहा है ये चारों स्टेटमेंट्स आपके पास
इक्विवेलेंट हैं, अगर ये सारी की सारी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, अगर ये सारी की सारी एक इसमें से ट्रू हो गई, सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, तो ये सारी की सारी ट्रू है। और अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इनकंसिस्टेंट होता है, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट तो हैं, ये फॉल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट रिमार्क देखें, द अबव थ्योरम इज अबाउट अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखिए उसने मेंशन कर दिया है कि आप इसे कंफ्यूज ना कीजिएगा। इसने स्टार्ट में मेंशन किया लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, इसने बी की बात कहीं पे नहीं की। हम बी को एज ए सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की नहीं, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है, नॉट एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इफ एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हैज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो देन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। देखिए वो कह रहा है कि अगर उसकी हर रो के अंदर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसकी हर रो के अंदर पिवट आती है, बी में भी तो आने के चांसेस हैं ना। तो वो कह रहा है फिर अब अगर चांसेस हैं भी और चांसेस नहीं भी हैं, तो वो कह रहा है अगर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हम बात करते तो फिर हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी कंसिस्टेंट हो सकता, क्योंकि अगर बी का आपके पास लास्ट बी कॉलम की लास्ट एंट्री आपके पास जीरो हो जाती है तो कंसिस्टेंट होने के चांसेस हैं, और अगर आपके पास बी कॉलम की लास्ट एंट्री में पिवट आ जाती है, पिवट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि अब उसमें आपके पास जो ए का लास्ट कॉलम है उसमें नहीं आ रही, बी में आ रही है, तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें ए एज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, तो फिर हम ये सिर्फ ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट थ्योरम है, बड़ा इजी सा ये, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मैंने इसको वैसे एग्जांपल लेके सॉल्व कर लिया, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स यू एंड वी आर द वेक्टर्स इन आर एन एंड सी इज अ स्केलर देन, तो वो कह रहा है ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी कि अगर आप टू वेक्टर्स को लेके उनको ऐड करके देन आप उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इंडिविजुअली आप ए को यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, ए को वी के साथ करें, देन ऐड कर लें, तो आंसर पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड में देखें, अगर आप के पास कुछ स्केलर सी इन्वॉल्व हो गया है, सी स्केलर फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप उसको बेशक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई पहले आप इन दोनों ए और यू को मल्टीप्लाई करके देन आप इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप सी को यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देन आप ए के साथ इसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने वैसे एग्जांपल ले लिया है, जैसे ए मैंने अपनी तरफ से अपनी चॉइस से मैंने ए एक इंट्रोड्यूस करवाया है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जिसमें मैंने कहा ये फर्स्ट कॉलम यू है, ये वी है, और उसके बाद मैंने इसको फर्दर इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये आप इसके स्टेप्स देख लीजिएगा। इसमें आप 3 क्रॉस 3 ले लें, आप उसकी वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने ना ये थोड़ा-सा ये चीज़ भी मेंशन कर दी है कि जैसे ये देखें ना, ये इन दोबारा से, ताकि आप लोगों को दोबारा ये चीज़ रिकॉल हो जाए कि बेसिकली ये जो होती है पोज़ीशन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर यहाँ पे 7 की जगह पे अगर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 जो है ये इसकी थर्ड पिवट बन रही है, इसको नहीं बनना चाहिए थर्ड पिवट, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हालाँकि ये आ रहा है नॉन ज़ीरो वैल्यू, लेकिन पैरेलल यहाँ पे भी आपके पास आ रही है। पिवट्स आपके पास पिवट पोज़ीशन ये 3 बन रही हैं, तो ये कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको वेक्टर्स गिवन है 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, आप ये चेक करेंगे क्या ये R4 को स्पैन करता है, ठीक है? और आप इस आंसर को जस्टिफाई करें कि ये R4 को ही क्यों स्पैन कर रहा है। 1-2 स्टेटमेंट्स में आप इसको जस्टिफाई कर दें। आर कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पैन R4, क्या ये R4 को स्पैन करेगा? मैंने आपको मैंने लास्ट एग्जांपल्स में आपको मैट्रिक्स जब आप A को X से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A मैट्रिक्स से हमें पता चल जाता है कि X का ऑर्डर क्या होगा वेक्टर का, और B का ऑर्डर क्या होगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में A is a 4 cross 4 matrix and B is a vector in R4 with the property that AX equals to B has a unique solution. Explain why the columns of A must span R4. अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, इट मीन्स कि आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स की समझ आ गई है, तो आपने इसको अटेम्प्ट करने की पूरी ट्राई करनी है विद कॉन्सेप्ट्स। Rewrite the numerical matrix equation below in the symbolic form as a vector equation. ये तो आपने सिंपल इसको रीराइट करना है मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में, तो आप इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।